नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है कांग्रेस के महामंत्री दिग्विजय सिंह जी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज सच्ची बात करनी है। मैं तो हमेशा खरी खरी सच्ची बात खरी करते हैं, सच्ची नहीं करते। सच्ची भी करते। राजनीतिक नेता कभी सच्ची बात नहीं कर सकते। गलत बात करते हैं। मैं तो हमेशा जो अभी मैं सच्ची पूछना कहा है और टिका हूँ। वो तो ठीक बात है, आपका सिस्टम है आपकी, पर सच्ची कतराने से कतराते हैं कई बार। बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए जी, सच्ची बात यह है कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वाराणसी से? मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं प्रभु जी कि मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और उस कार्यकर्ता को जो आदेश होगा उसका पालन करेगा। नहीं, लोगों का कहना यह कि आप डर रहे हैं जाने से वहां। आप मेरी राजनीतिक यात्रा को जानते हैं। बिल्कुल जानता हूं, इसलिए तो मैं अखबारों में पढ़ के हैरानी हुई मेरे को। सन 77 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो जनता पार्टी की हवा थी। सारे घर वालों ने कहा कि मना कर दिया, मत चुनाव लड़ो, बहुत खराब, कांग्रेस की हालत खराब है। मैंने कहा इसी में मजा आता है, इसी में चुनाव लड़ेंगे। तो अब मोदी की हवा है, उसी में लड़ेंगे आप चुनाव? कहाँ हवा है, आप लोगों ने बना रखी है। नहीं, हम लोगों ने क्या होते, आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं उसके पीछे। कांग्रेस के 20-25 लोग छोड़ के चले गए, सांसद आपके उधर, उनकी हवा दिखाई देती है उधर। उनके भी छोड़ के आ गए इधर। उनके कितने आगे नहीं आप? करुणा शुक्ला आई है। हाँ, करुणा शुक्ला कहीं आई है। वो अटल जी बेचारे एक्टिव नहीं है, आ गई वो। पर सवाल है, आप तो एक गिनाया है, उनके 20-25 आपके हरियाणा में 5 छोड़ के चले गए। ठीक है, तो आना जाना चलता रहता है। ये वो लोग हैं जो राजनीति में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हैं। जो लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना उधर के जाएंगे ना इधर के जाएंगे। जगदम्बा पाल जैसे आदमी जो कांग्रेस में कितने साल से हैं, संजय गांधी के जमाने से हैं। अगर मोदी जी की इतनी बड़ी लहर है तो फिर हमारे यहाँ से किराए के क्यों उम्मीदवार लिए जा रहे हैं? नहीं, किराए के दीवार नहीं थे कि उनको किराए के दीवार मिल नहीं रही है, बात हो सकती है आपकी बात। अब बताइए, अगर लहर होती तो वहां तो भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी जीत जाता। नहीं जीत जाता, आपकी बात इसमें दम है, लॉजिक है तो लगता है। पर सवाल ये कि आपके ऊपर विश्वास नहीं है आपके कार्यकर्ताओं का, वो भी तो छोड़ के जा रहे हैं ना। ऐसा है, आपको भी डूबती नैया मानते हैं ना प्रभु जी। जो छोड़ के जा रहे हैं ना, उनको तो आते रहे जाते रहे, ऐसे चलता रहा उनका। सोनाराम जैसे लोग 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदम्बा पाल आपके एक दिन के प्रधान मुख्यमंत्री बन गए वहां पर। अच्छा, वो छोड़ के जा रहे हैं। आपको इस लहर में कर्नल सोनाराम मिले जो असेंबली का चुनाव हार गए, उस उम्मीदवार को आपने भाजपा का टिकट दे दिया। नहीं दे दिया उन्होंने भाजपा का टिकट, पर सवाल ये कि आपके ऊपर विश्वास नहीं ना। तो आपके उम्मीदवार कहाँ गए? भाजपा की लहर कहाँ है? भाजपा के बाड़मेर जैसलमेर के कार्यकर्ताओं का क्या हश्र होगा? तो आपको लगता है कि कोई वेव नहीं है? कहाँ की वेव? पर आप कह रहे कि आप दिग्गी राजा जो है मजा तबाता लड़ाई करने का। मैंने सवाल आपसे पूछा, आपने सच्ची बात नहीं की कि आप चुनाव करने के लिए मोदी के खिलाफ तैयार हूँ। तैयार हैं आप लड़ेंगे? अगर कहा जाएगा तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो आप उसको किस बेस पर लड़ाने की बात करेंगे? वो एक इतने सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, विकास के वो पता नहीं कि विकास पुरुष माने जाते हैं। तो दिग्विजय सिंह क्या जाके कहेंगे वहां? ऐसा है, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ, गुजरात हमेशा से विकसित राज्य रहा है, हमेशा से नंबर 1 भी था किसी जमाने में। हाँ, लेकिन सन 95 में जो राज्य डेट फ्री था वो आज 1,40,000 करोड़ का कर्जा लिए हुए। पर कैपिटा सबसे ज्यादा कहीं कर्जा है तो गुजरात पर है। और मोदी जी कहते हैं मैंने अब गुजरात का कर्जा उतार के अब देश का कर्जा उतारूंगा, जबकि यूपीए सरकार में जो डेट सर्विसिंग हमारा रेशियो है वो कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, जबकि एनडीए की सरकार के समय डेट सर्विसिंग रेशियो बढ़ गया था। दिग्विजय सिंह, आपकी बात, आंकड़े जो कह रहे हैं ठीक है, आपके आंकड़े कुछ और कहते हैं, कई प्लानिंग कमीशन कुछ और कहते हैं हर जगह पे। अगर आंकड़े सच होते हैं, आपकी साख या क्रेडिबिलिटी कांग्रेस पार्टी की इतनी है कि 4 बार बीजेपी वहां से 20वें साल से चौथी बार जीती हो, तो आपकी बात क्यों नहीं चलती वहां? इसमें कमजोरी हम ही लोगों की है। कमजोरी है, लोग आपकी बात को नहीं मानते। गुजरात के कांग्रेस के लोगों की कमजोरी है कि हम लोग अपनी बात वहां लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये कमजोरी हमारी है। नहीं, आपके हर प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश आपका अपना स्टेट देख लीजिए, तीसरी बार बीजेपी जीत गई। हाँ, देखिए, मैं ऐसा है कि 2003 के बाद मैंने अपने आप को मध्य प्रदेश से अलग कर लिया। अब नए लोगों को मौका दिया है। नए लोग सफल नहीं हुए, इसका मतलब तो दिख रहा है नहीं सफल हुए। नहीं सफल हुए नए लोग, इसका मतलब नए पुराने लोग फिर वापस जाने चाहिए। अब जहां पार्टी ओल्ड इज गोल्ड, जहां पार्टी कहेगी वहां जाएंगे। जब आपने कहा कि दिग्विजय सिंह को अगर कहा जाएगा लिए वाराणसी में तो आप लड़ेंगे? हाँ, निश्चित। तो आपने 10 साल पहले कहा था कि मैं पूरा का पूरा वनवास ले रहा हूँ राजनीति से। सच कहा था ना? हाँ, सच्ची हो गई। हाँ, सच्ची बात आपने कर ली। पर अब लगता है कि
दिग्विजय सिंह वनवास से वापस आ रहे हैं और पार्टी आ लोगों चुके, राज्यसभा का हमको मेंबर बना दिया। राज्यसभा तो आप तो वनवास से निकल के बाहर आ गए। जी। लोगों का कहना है कि आपकी पार्टी जब वनवास में जा रही है और आप बाहर आ गए। ऐसा आप लोगों ने हमको 2004 में भी वनवास भेज दिया था, 2009 में भी वनवास भेज दिया था। मुझे याद है 2004 के नतीजे जब आ रहे थे, मैं और आप लोग हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे थे। हाँ। आपको याद है? बिल्कुल याद है। तो आप लोग कोई मानने तैयार नहीं थे कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया शाइनिंग नहीं हो रहा है। नहीं तो इंटरव्यू क्योंकि ओपिनियन पोल उस वक्त आए थे 300 सीटें से ज्यादा यही तो मैंने कहा, ओपिनियन पोल अब भी वैसे ही होगा। नहीं, ओपिनियन पोल आपको भी जिताते रहे हैं 1980 से। हमने अधिकांश ओपिनियन पोल में हम लोग हारते रहे हैं। अधिकांश में आप जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ओपिनियन पोल में विश्वास बिल्कुल कतई नहीं है। पर आप जब चुनाव लड़ने जाएंगे वहां पर वाराणसी, क्योंकि आप भी आउटसाइडर, वो भी आउटसाइडर, तो आप दोनों में आउटसाइडर का जगह लोकल कांग्रेसी की नेता तो आपको मिल नहीं रहा कोई। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी का उम्मीदवार बना के पूरे उत्तर प्रदेश में एक विभाजित राजनीति का एक संकेत दिया है, पोलराइजेशन करने का एक संकेत दिया है। और मुरली मनोहर जोशी जैसे तपे हुए व्यक्ति को वहां से हटना पड़ा मोदी के बदौलत। तो ये अब उन्होंने ये प्रक्रिया चालू की है कि वहां वाराणसी में भाजपा के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि चुनाव लड़ सकता है। दिग्विजय सिंह का ये कि आप जहां भी जाते हैं एक हंगामा जरूर खड़ा करते हैं। तो तेलंगाना में आपको भेजा, वहां आंध्रा में इंचार्ज बना करके वहां आपने बंटवारा करवा दिया, वो झगड़ा हो गया कि आपकी पार्टी खत्म हो गई वहां। ये निर्णय मेरे आने के पहले ही हो गया था। हाँ, पर जब आपको भेजा तो जाने के लिए भेजा था ना। ऐसा है, जो काम मुझे सौंपा जाता है मैं वो पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, बेनी प्रसाद वर्मा का नाम मैं भूल गया था। आंध्र प्रदेश, बेनी प्रसाद वर्मा यूपी के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों से मिलकर तय किया कि आप तेलंगाना के बारे में आपका क्या मत है। जब सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर कह दिया कि हम तेलंगाना राज्य चाहते हैं, तो कांग्रेस के पास क्या विकल्प था? कांग्रेस ने पहले भी अनाउंस किया था, बनाया नहीं था ना। लेकिन एक वादा खिलाफी तो हो जाती है। होम मिनिस्टर जब चिदानंद साहब थे, उन्होंने हाउस में अनाउंस कर दिया था। तो इसलिए वादा खिलाफी होती थी, हमने वादा पूरा किया, तेलंगाना राज्य पार्टी तो आपकी खत्म हो गई ना, वहां रिवाइव करेंगे पार्टी तेलंगाना में। तो हम लोग मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। हाँ, जो रेसिड्यूरी आंध्र प्रदेश है उसके अंदर हम लोग अब नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं और आप नतीजे देखिएगा। क्योंकि आपके साथ क्यों, मैं दिग्विजय सिंह में पर्सनैलिटी जो कि आप बड़े अग्रेसिव हैं और अपने स्टैंड पे रखते रहते हैं। यूपी में भी किया जो है, तो उसकी वजह से कई बार लगता है कि आप पार्टी के आपके एक्शन से कई बार नुकसान हो गया, जैसे आंध्रा में हो गया, यूपी में अब आपकी असेंबली में सीटें इतनी नीचे आ गई। बिल्कुल अभी 2012 में आप प्रभु जी फिर बात भूल जाते हैं। 9 सीटों से 22 सीटें राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग जीते। असेंबली में भी हम लोग 22 सीटों से 29 पे पहुंचे। मैं जिस स्टेट में गया हूं प्रभु जी, 22 एमपी के हिसाब से आपको 100 से ऊपर सीटें मिलनी चाहिए। सुन लीजिए, मैं जिन जिन राज्यों का इंचार्ज रहा हूं, मेरे रहते हुए प्रतिशत घटा कभी नहीं है, बढ़ा ही है। वोट परसेंटेज हमेशा बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी है। 22 एमपी जिताने वाले 29 एमएलए पे रह गए, तो ये तो आपकी जिम्मेवारी तो बनती है नहीं, आपकी गलती थी। बिल्कुल, जिम्मेदारी तो मेरी पूरी बनती है, लेकिन हमारा 4.5% वोट भी बढ़ा और 8 सीटें भी बढ़ी। तो वोट परसेंटेज बढ़ने से आप सेटिस्फाई, सीटें मिले ना मिले? सीटें बढ़ी हमारी, सीटें 7 सीटें। ठीक है। अब देखिए, बात यह है कि दिग्विजय सिंह कोई के पास जादू की छड़ी तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जहां मैं गया हूं मैंने कांग्रेस का वोट बढ़ाया है, घटाया नहीं है। एमपी ने बोला आपके कि मोदी के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये तो बड़ा गलत बयानी है, इसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसी बयान करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको विड्रॉ करना चाहिए कैंडिडेट से, आपको इस तरह के कैंडिडेट के। देखिए, नहीं, आपकी अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल विड्रॉ करना चाहिए, उसको कैंडिडेट से विड्रॉ करना चाहिए, एकदम बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि इस तरह की बात, जैसे अब राहुल जी ने ऐसा, देखिए ऐसा है, चाहे वरुण गांधी जी हो, चाहे असद अकबर ओवैसी हो, चाहे इमरान हो, मसूद हो, इन सब जो लोग हिंसा की भाषा बोलते हैं, इस तरह के हिंसक प्रवृत्ति की भाषा बोलते हैं, उत्तेजना फैलाने वाली भाषण बोलते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपके पार्टी में भी ऐसे एलिमेंट हैं जो बीजेपी में, जिसको आप कहते हैं कि वहां पर कम्युनल एलिमेंट्स हैं, आपकी पार्टी में भी ऐसे एलिमेंट घुस जाते हैं जो कम्युनलिज्म डिवाइड बढ़ाते हैं। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। इस तरह का बयान इमरान को देना नहीं चाहिए था, और उन्होंने अगर दिया है तो उन पर खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया में ऐसे कैंडिडेट चुन के आगे आपके कैंडिडेट बन गए, कहीं ना कहीं गलती हुई ना, वो भी ऐसा है कि इमरान
हमारे साथ चुनाव लड़े थे, 2012 का असेंबली चुनाव लड़े थे, हार गए थे, समाजवादी पार्टी में चले गए थे रशीद मसूद साहब के साथ, फिर वापस आ गए। थोड़ा आप भी आया राम गया राम पॉलिसी में रहते हैं। पर एक बार बताइए, जिस तरह से लग रहा है कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं या बाकी ज्यादा मात्रा में कांग्रेस जा रहे हैं, बीजेपी के भी जा रहे हैं, तो लगता है आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं, कोई एलाइज भी आने के लिए तैयार नहीं। देखिए कौन आया नया? इस प्रश्न का बड़ा अच्छा उत्तर दिया था माननीय राहुल गांधी जी ने। अगर आप देखेंगे एनडीए के साथ कौन कौन अलाइज थे जो छोड़ के चले गए, फिर आपके साथ आ गए थे ना वो सारे के सारे। सुनिए जेडीयू उनको छोड़ के चला गया, टीएमसी उनके साथ था पहले, वो छोड़ के चले गए, बीजेडी उनके साथ था, छोड़ के चले गए। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ छोड़, हमारे अब तो आ रहे हैं ना उनके साथ। कौन आया भाई? आपने तमिल पार्टी सारी आपकी साथ जो आ गई सारी कहाँ आई? नहीं, डीएमके एडीएम को छोड़ के बाकी छोटी पार्टी तो आ गई ना। छोटी मोटी पार्टी तो उसका कोई महत्व नहीं है। 4-4, 6-6 एमपी है उन लोगों के। ऐसा नहीं है, 4-4, 6-6 एमपी किसी के नहीं है, आप गलतफहमी है। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, बीजेपी पीएमके के 4 थे पहले थे हमारे साथ जब लड़े थे, तब थे। आज कहाँ है? डीएम आज नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतना बता रहा हूं कि हमारे साथ हम लोगों ने पिछले आरजेडी का हमारे साथ गठबंधन नहीं था, इस बार आरजेडी का गठबंधन है। तो ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टी, एक ही आपने जेएमएम का हमारे साथ गठबंधन नहीं था, हमारे साथ जेएमएम जो लोग जो एनसी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी पहले अटल जी के कभी आपके साथ, पर एक मेजर पार्टी कोalition पॉलिटिक्स तो होता ही है। लेकिन उनका जो मेजर कोalition पार्टनर था जेडीयू छोड़ के चले गए। नहीं, आपका बीजेडी उनका मेजर कोalition पार्टनर था, चले छोड़ वो अगर नहीं जा रहे लोकदल उनका एनएलडी चौटाला जी की पार्टी उनके साथ थी, उनको छोड़ वो तो अजीत सिंह भी उनके साथ है जो आपके साथ हमारे साथ आ गए। सवाल जी जो उनको छोड़ गए, आपके पास तो नया कोई आया नहीं ना। क्यों नहीं आते? बड़ी पार्टी जेएमएम आए नहीं, बड़ी पार्टी आरजेडी आई नहीं, बड़ी पार्टी जिनका आप कह रहे हैं कि उनको छोड़ के आ गए, आपके साथ क्यों नहीं जुड़ी? मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। मेरा सवाल छोटा सा है, 3 शब्दों के अंदर। कांग्रेस क्या बिना गांधी के जी सकती है? गांधी के नाम से कांग्रेस नेहरू गांधी के नाम पर ही जीतेगी। उनके बिना जीरो है ना? उनके नाम पर ही जीतेगी। उनके बिना जीरो है कि नहीं? उनके नाम पर ही जीतेगी। उनके बिना नहीं जीत सकती। उनके नाम पर ही जीतेगी। उनके बिना नहीं जीत सकती। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी से। बताइए, आपके बाद टीएमसी छोड़ के चली गई, आपके बाद डीएमके छोड़ के चली गई, बड़ी बड़ी पार्टियां, तो आपके बड़ी पार्टियां आपके पास नहीं आते, दोनों नेशनल पार्टियां अनटचेबल हो गई, इसका मतलब? ये ठीक आपने कहा, दोनों पार्टियों के साथ ऐसा हुआ। और उनको बड़ा नेता है ना, आपके पास नहीं है ना। कि आपने जेडीयू, देखिए नरेंद्र मोदी का कौन सा बड़ा नेता है? भाई पॉपुलैरिटी के हिसाब से चलेंगे आप? कौन सी पॉपुलैरिटी? आपकी ओपिनियन पोल की पॉपुलैरिटी की बात ना, तो ओपिनियन पोल पे कोई मतलब निकलता है क्या? मैं आपसे फिर भी कहता हूं, आपके ओपिनियन पोल के आप लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं और जनता को प्रभावित करने का पूरा कुटिल प्रयास करते हैं, हम उससे प्रभावित नहीं होते। क्या मोटिवेटेड है आपको लगता है? आप नहीं होंगे, लेकिन सी वोटर तो मोटिवेटेड था। उसने तो स्टिंग ऑपरेशन में कहा कि जो हमको पैसा देता वैसा रिजल्ट निकाल देते हैं। तो बाकी तो नहीं है ना, बाकी एक ही हुआ है ना। ऐसे तो कई है, एक पकड़े गए बाकी नहीं पकड़े गए। तो फिर ओपिनियन पोल के हिसाब से सबसे पॉपुलैरिटी उनकी याद है। ओपिनियन पोल की बात करना बंद कर दीजिए। भीड़ भी ज्यादा सबसे ज्यादा इकट्ठी करते हैं वो। मुझे जरा उनसे पूछ लीजिए, सुषमा स्वराज से जरा पूछ लीजिए उन पर क्या बीत रही है, अडवाणी जी पर पूछ लीजिए उन पर क्या बीत रही है, मुरली मनोहर जोशी पर क्या। आज तो भाजपा गायब, मोदी सरकार, मोदी। पर सुषमा के प्रति आपकी काफी सहानुभूति है कि मेरी सहानुभूति, देखिए अटल, वो कहती है आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर। मैं बताता हूं, अटल जी के प्रति मेरे मन में शुरू से सम्मान रहा है और आज भी मेरा उनके प्रति सम्मान है। अडवाणी जी से मेरे बहुत निकट के संबंध नहीं रहे, लेकिन अटल जी और अडवाणी जी ने जनसंघ का एक तिनका जोड़ के इमारत खड़ी की, और ये अब मोदी जी आ गए हैं, इनके पास धन बल है और धन बल से सबको खरीद रखा है। पर सवाल ये है नहीं, आप जैसे कहते हैं सुषमा अच्छी प्राइम मिनिस्टर बीजेपी मोदी के मुकाबले, वो कहते हैं दिग्विजय सिंह अच्छे प्राइम मिनिस्टर राहुल के मुकाबले में, ये आपस में जो मिलीजुली कुश्ती चढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? पीछे क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्या आप बीजेपी के कैंडिडेट, वो आपकी कैंडिडेट? ऐसा नहीं है। सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में रही है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, तो हक उनका बनता था।
हक उनका, पर सवाल ये है कि ये भी तो ना कि आपके यहाँ भी तो प्लान 2 होगा ना, आपने अनाउंस किया नहीं प्राइम मिनिस्टर को? हमारा प्लान 2 तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग प्राइम मिनिस्टर कभी डिक्लेयर करते नहीं। पिछली बार केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कर दिया था क्योंकि इनकम्बेंट थे, इस बार उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया क्योंकि लायबिलिटी लगता था? नहीं, ऐसा नहीं है। अब 2 टर्म होने के बाद आपने एक स्टेटमेंट दी जो कोट कर रहा हूँ कि ड्यूअल जो पावर तो आज भी सेंटर, कायम हूं इस बात पर। ये मीडिया में जो परसेप्शन था ड्यूअल पावर सेंटर का, इसमें नुकसान होता है। नहीं, पर ड्यूअल पावर सेंटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना तो चाहिए। आपका मतलब, मैं अगर ठीक समझा, सच्ची बात आपसे पूछ रहा हूँ, आपके कहने का मतलब मैं अगर ये निकालूं कि जो कांग्रेस की परंपरा रही है, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो वो ही प्राइम मिनिस्टर देश का होना चाहिए। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए ड्यूअल पावर सेंटर का। मैंने सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दे रहा हूं। सरकार में जो भी व्यक्ति सरकार का प्रधानमंत्री, अगर हमारी को बहुमत मिलता है, जनता हमें चुनकर भेजती है, तो हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी नेता का चुनाव करेगी। मैं ये तो पूछा नहीं कौन बनेगा। उसके बाद उसकी जवाबदारी होगी सरकार चलाना, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो भी होगा उसका संगठन की जवाबदारी होगी। नहीं, ये तो अभी भी यही था, फिर क्या प्रॉब्लम था, लेकिन परसेप्शन आप लोगों ने डाल फिर भी यही होगा। नहीं होगा। अगर राहुल गांधी नहीं बने, किसी और को बना दिया, तो परसेप्शन यही हो जाएगा, एक प्रधानमंत्री एक पावर सेंटर नहीं होना जो नॉन गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। परसेप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर मैंने सवाल आपसे पूछा, उसका जवाब आपने नहीं दिया कि जो कांग्रेस की परंपरा रही है जब से इंदिरा जी थी, कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वही इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिससे ड्यूअल पावर की एक कंट्रोवर्सी खत्म हो जानी चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्टो आपने रिलीज किया, अभी तो आपकी सरकार का जो नेगेटिविटी है, आप उसको जो मर्जी मीडिया में जैसे भी है, नेगेटिविटी तो है, तो उसके लिए जिम्मेवार डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार है। उनको आपने स्टेज पे कल बिठा दिया अपने मैनिफेस्टो के साथ, तो आपको लगता नहीं कि इससे नुकसान हुआ होगा आपका? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया था कि आपके खिलाफ करप्शन चार्ज उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि वो समझते थे कि मनमोहन सिंह सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, इसलिए मुझको टारगेट करते थे। वो समझते थे छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन मैं छोड़ के नहीं भागा, मैं डटा रहा। तो अच्छी बात है, इसका कमजोरी लोग निकालना चाहते हैं पर आप नहीं छोड़ना चाहते, तो अच्छी बात है उनकी कि मैं डटा रहूंगा। दृढ़ता से उन्होंने मैं टिका रहूंगा, चाहे लोग चाहे नहीं चाहे। आपको लगता है कि लोग ने चाहा, मैंडेट दिया, नहीं, आपने नॉमिनेट किया उनको, पार्लियामेंट में सीक्रेट बैलेट करा थे आप, चुनता है कि पता लग जाता? नहीं, हमारे यहाँ तो सोनिया जी ने उनको नॉमिनेट कर दिया होगा। हर चीज खुलेआम होती है, सीक्रेट काहे की होती है? नहीं, उन्होंने नॉमिनेट किया, इलेक्शन तो ना हुआ उनके बाद में, फॉर्मेलिटी हुई, पहले अनाउंस कर दिया टीवी पे। ऐसा है, एंडोर्समेंट हम लोगों ने ऑथराइज कर दिया था कांग्रेस प्रेसिडेंट को। अब जब उसको ऑथराइज किया, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। डिस्कशन सवाल ये है कि अब मनमोहन सिंह को आप चुनाव के लिए नहीं बुला रहे, सोनिया जी भी चुनाव में अभी कम दिखाई दे रही हैं, अभी तक कैंपेन करने के लिए कैंपेन चालू हो गया है। हाँ, पर मनमोहन जी को तो बुलाया नहीं गया अभी तक। नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे। अच्छा, उनको बुलाया जाएगा वोट जीतने के लिए या वोट देने के लिए? जोड़ने के लिए। आप लिए ये भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह जी की वजह से अर्बन एरियाज में हमको अच्छा वोट मिला था 2009। हाँ, टाइम में अभी देखना अभी क्या होता है, मिलेगा, अभी भी मिलेगा। पर एक बात बताइए आप, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछे जा रहा हूं कि जब राहुल गांधी को आपने प्रोजेक्ट किया, आप में और मोदी में फर्क क्या है? आप भी राहुल की खाली पिक्चर, पहले कांग्रेस की परंपरा रही थी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सबके पोस्टर के ऊपर छोटे छोटे पिक्चर छपते थे। अब एक सिर्फ राहुल गांधी के अलावा जो 4-5 लोग उनको घेर के खड़े होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप ये नहीं कहते राहुल सरकार, क्योंकि आपने उनको प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया। और मोदी का भी यही है, अटल जी की फोटो गायब, अडवाणी जी की गायब, और दोनों में कंपटीशन है कि एक ही व्यक्ति का राज चलेगा। ऐसा है, वहां तो भाजपा का नाम ही मिट गया, मोदी सरकार। अब ये आप भी नहीं कहते कांग्रेस को वोट दो नीचे? मुझे आप कहते हैं आपकी शक्ति है, सबकी शक्ति, लेकिन कांग्रेस को वोट दो ये नहीं लिखा किसी पोस्टर में अभी तक। वो जिसे भी बनाया वो भूल गया, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला था। ऐसा है, जब वोटिंग के निकट हम लोग आएंगे तो नीचे आएगा उसका कांग्रेस को। 40-35 साल से मैं भी कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, नीचे लिखा होता कांग्रेस को वोटेबल बनाए, बनेगा ना? नहीं, अभी जो पोस्टर लगे हैं, ये तो आप मोदी की सोचने का ढंग और आपके राहुल गांधी की टीम के सोचने का ढंग एक ही है, व्यक्ति पूजा बिल्कुल नहीं है। हम लोग आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं, हम लोग विचारधारा पे लड़ते हैं, ना कि व्यक्ति के ऊपर। तो इस वक्त आपने बताया नहीं क्यों फोटो उड़ा रही इंदिरा जी की और बाकी सोनिया जी की उनके पोस्टर से? हमेशा से रही, अभी भी है। अभी कहाँ दिखाओ, अभी चल रहा है कुछ जगह नहीं, कुछ नहीं, पूरे एक बता दो मेरे को कहीं आप मानने के लिए तैयार, क्योंकि मोदी सरकार तो पहली बार सुना मैंने। पहले भाजपा सरकार होता था या कुछ और, अटल सरकार भी नहीं लिखा था उन्होंने, पर आपके यहाँ भी राहुल की अकेली फोटो लगी। ऐसा है, भाजपा को मोदी का अहंकार ले डूबेगा।
नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, वो तो कहते हैं मोदी की वजह से ही जीतेंगे, वाकई बात जीत नहीं सकते थे। बात करेंगे जैसे आप लोग कहते हैं कि गांधी के बिना आप नहीं जीत सकते। सच्ची बात करेंगे 16 मई के बाद, क्योंकि आपका कहना है ये गांधी के बिना कांग्रेस ही जीत सकती, ये तो बात ठीक है ना। 16 मई के बाद प्रभु जी आप और हम सच्ची बात करेंगे। सच्ची बात ये कि आपका भी मानना ये है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। गांधी परिवार ने इस कांग्रेस पार्टी को एक रख रखा है और एक लेफ्ट ऑफ सेंटर प्रोग्रेसिव सेक्युलर एक जमात के रूप में, पार्टी के रूप में, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के रूप में हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मेरा सवाल छोटा सा है, 3 शब्द हैं उसके अंदर। कांग्रेस क्या बिना गांधी के जीत सकती है, गांधी के नाम के? कांग्रेस नेहरू गांधी के नाम पर ही जीतेगी। उनके बिना जीरो है ना? उनके नाम पर ही जीतेगी। उनके बिना जीरो है कि नहीं? उनके नाम पर ही जीतेगी। मतलब उनके बिना नहीं जीत सकती? उनके नाम पर ही जीतेगी। उनके बिना नहीं जीत सकती। पर आप, मैं एक बात और कह देता हूं, क्योंकि आप बार बार आरएसएस के ऊपर आ जाते हैं, आरएसएस को टारगेट करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? पिछले कई सालों से आप बड़े कंसिस्टेंट हैं इस मामले में। मेरी भाजपा, ये तो मोदी लड़ रहा है, आरएसएस कहां सरकार चुनाव लड़ रही है? ऐसा है, पहली बार उनको आप पॉपुलर क्यों करते हैं इतना? पहली बार बीजेपी और संघ मिलकर चुनाव, नहीं, पहली बार बहुत बार लड़ी है। दृष्टिगत पहले छुपकर लड़ते थे, इस बार खुलकर लड़ रहे हैं। पहले कभी भी कौन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा, कौन को टिकट मिलना चाहिए, इसमें संघ का नाम आता नहीं था, गुपचुप काम करते थे। अब संघ भी उजागर हो गया है, अब कल्चरल बॉडी नहीं रही है, पॉलिटिकल बॉडी हो गई है। वो पॉलिटिकल बॉडी जिसका कि ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना उसकी मेंबरशिप है। नहीं, रजिस्टर्ड सोसाइटी तो है वो, बिल्कुल नहीं है। आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा अध्ययन करिए। आरएसएस इज नॉट अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, इट डज नॉट हैव मेंबरशिप। अगर आपकी मेजोरिटी नहीं आएगी, जो लगता है नहीं आती किसी पार्टी की, सबको मानना है, आप जो मर्जी कहिए, ना बीजेपी आएगी ना आपकी आएगी, तो एक सेक्युलर फेस जो है आप जैसा, उसको अगर कहा गया कार्यकर्ता के नाते, आदेश है सोनिया जी का, तो मुख्यमंत्री आप भी प्रभु जी कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, आपको ऑफर भी नहीं किया जाएगा क्या? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऑफर किया, क्योंकि आप सबको सेक्युलर जितने लोग हैं, आप यहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे। मैं तो डुअल पावर सेंटर के पक्ष में नहीं हूँ। तो इसका लोग कांग्रेस का नहीं बनना चाहिए, कोई और बनेगा। मैं डुअल पावर सेंटर के पक्ष में इसका आप किसी और को सपोर्ट करेंगे? नहीं, आप बड़े हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।